नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। पूरे देश में पिछले कई वर्षों से चमार रेजिमेंट बहाल करो को लेकर के लोग आंदोलित हैं, खास तौर से दलित समाज के लोग। हाल ही में नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिस प्रकार से सदन में चमार रेजिमेंट बहाल करो को लेकर के सदन में ये मुद्दा उठाया है, तो पूरे देश के जो आंदोलनकारी हैं, जो चमार रेजिमेंट को लेकर के आंदोलित थे, पुनः दोबारा थोड़ा सा उनके अंदर जोश की जो है वो जोश भर गया है। मेरे साथ पूर्व सैनिक हैं और सुल्तान सिंह गौतम साहब हैं, साहित्यकार हैं, बहुत सारी किताबों में उनका योगदान रहा है। फौज क्या है, दलितों की फौज में एंट्री कैसे हुई और फौज में दलित कैसे गए, चमार रेजिमेंट कैसे बनी, इन्हीं सारे मुद्दों पर मैं एक-एक करके सुल्तान सिंह गौतम साहब से बात करूँगा, ताकि देश के तमाम दलितों को ये पता चल सके, या जो लोग फौज में जाना चाहते हैं, उनको ये पता चल सके कि फौज में जाने के क्या फ़ायदे हैं, चमार रेजिमेंट क्यों, कैसे और कब बनी थी और उसका विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या योगदान था। गौतम जी, स्वागत है आपका। पहला सवाल यही निकल कर के आता है कि फौज जो है, जिसको हर नौजवान सपना देखता है कि वो फ़ौज में जाए, क्योंकि आप फ़ौज में लंबे समय तक रहे हैं। तो फ़ौज की संरचना क्या है? कैसे है? क्या है फ़ौज? आम आदमी को ये पता नहीं है कि फ़ौज है क्या? ये सवाल बहुत बढ़िया आपने पूछा। फ़ौज जो है एक्चुअली अगर देखें पूरी डिफेंस सर्विस वो 3 भागों में बटी हुई है। एक है उसमें एयर फ़ोर्स, नेवी और आर्मी। आर्मी में 2 ग्रुप हैं। एक है फाइटिंग ग्रुप और एक है सपोर्टिंग ग्रुप। तो फाइटिंग ग्रुप में इन्फेंट्री है, जो पैदल सैनिक हैं, आर्टिलरी है, आर्मर्ड कोर है, इंजीनियर्स है और सिग्नल रेजिमेंट है। तो इसमें जो सिपाहियों के रेजिमेंट हैं, वो जातिवाद पे हैं, धर्म पे हैं और प्रदेशों के नाम से हैं। तो 2 रेजिमेंट हमारी जो है बनी, चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट, ये 1946 के करीब बनी है, दोनों। दोनों रेजिमेंट। हालाँकि महार रेजिमेंट उससे पहले भी बनी थी लेकिन क्लोज़ हो गई थी, वाइंड अप कर दी गई थी। लेकिन फिर से जब सेकंड वर्ल्ड वार जो हुआ, तो सेकंड वर्ल्ड वार में मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे अंग्रेज़ों को। तो उन्होंने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है चमारों का, जो पूरी देश की आबादी में 9% के भागीदार हैं, तो उनमें से क्यों ना भर्ती किया जाए। तो उन्होंने चमार रेजिमेंट के नाम से 1943 को एक रेजिमेंट खड़ी की। तो इससे पहले जो दिक्कत थी आर्मी में जाने की, अंग्रेज़ों ने एक बदमाशी की, शरारत की कि उन्होंने एक मार्शल रेस का वो फ़ॉर्मूला ले आए। देखो कैसी विडंबना है कि जिस देश को गुलाम बना रखा है, उसी को वो मार्शल रेस कह रहे हैं कि भई ये लड़ने वाले लोग हैं। लड़ने वाले कहाँ से रह गए जब आपके गुलाम हैं वो? और 1919 तक सिपाही से लगा के सूबेदार मेजर तक ही बनते थे। उन्होंने कभी इंडियन आदमी को, चाहे वो राजा महाराजा हुआ, चाहे नवाब हुआ, उन्होंने कभी उसको अफ़सर नहीं बनाया। लेफ्टिनेंट कप्तान इंडियन फौजी को। इंडियन इंडियन आदमी को उन्होंने कभी अफ़सर बनाने के लायक नहीं समझा। लेकिन जब मुश्किल हो गया इनको 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति हुई, तो देश में क्रांतिकारियों के जो दस्ते थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस का और हाँ, दूसरे अन्यों का, तो उनके कारण अंग्रेजों ने आना फौज में बंद कर दिया। अच्छा, ये बड़ी बात है कि जो भारत के आंदोलनकारी थे, आज़ादी के दीवाने थे, उनके कारण आना बंद किया अंग्रेज़ों ने। क्योंकि वो किसी टाइम भी बम रख देते तो वो मारे जाते। तो अंग्रेजों ने अपने बच्चों के लिए भारत में एज एन अफसर एंट्री बंद कर दी और बाकी तो यहाँ के सिपाही थे। तो जो एक कॉमनवेल्थ वर्ड एक आता है, तो कॉमनवेल्थ वर्ड से ये हुआ कि जहाँ जहाँ अंग्रेजों का शासन था, उसे वो कॉमनवेल्थ कह रहे हैं। उन राज्यों में अंग्रेज अफसर हुआ करते थे और जवान भारतीय होते थे या दूसरे देश के, गुलाम देश के। तो अंग्रेजों के और उनके मध्य डायलॉग कैसे हो, तो उन्होंने एक सिस्टम रखा कि यहाँ एक जूनियर कमीशन अफसर बना दिया, जो नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर बनता था। तो तकरीबन 20 साल की सर्विस में ये जेसीओ जूनियर कमीशन अफसर बनता था। तो ये
उनको कई बार जो अंग्रेज ऑर्डर करना चाहता था, जो अंग्रेज चाहता था, वो ऑर्डर या उसकी भाषा या बॉडी लैंग्वेज समझ के नीचे जवानों को पास कर देते थे। अच्छा, मतलब एक दुभाषिया टाइप का रख लिया गया। दुभाषा टाइप का रख लिया गया, तो उस तरीके से वो फौज में रहे। तो ये जो 2 किस्म की फौज मैंने बताई थी, एक उसमें सपोर्टिंग फोर्स और एक लड़ाकू फौज। तो लड़ाकू फौज में जो इन्होंने अंग्रेजों ने मार्शल रेस बताया, तो शेड्यूल्ड कास्ट को और बैकवर्ड को तो उन्होंने समझा ही नहीं कि भाई ये लड़ाकू फौज है, ये भी मार्शल है। ये भी मार्शल है। मार्शल भाई किसी भी आदमी के ऊपर कोई आदमी हाथ डालेगा तो वो अपनी सेफ्टी के लिए तो लड़ेगा ही, लेकिन अंग्रेजों ने उसे नकारा समझा। नकारा समझने से उसके नाम से रेजिमेंट उन्होंने नहीं बनाई। तो उन्होंने जाट रेजिमेंट बना दी, मराठा रेजिमेंट बना दी, मद्रास रेजिमेंट बना दी, नागालैंड और गोरखा रेजिमेंट बना दी, सिख रेजिमेंट बना दी, पंजाब रेजिमेंट बना दी, इस तरीके राजपूत रेजिमेंट बना दी, इस तरीके से खड़ी कर दी। लेकिन चमार रेजिमेंट या ये समारोह के लिए या शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन उसमें एक बढ़िया तरतीब हो सकती थी, है आज भी, कि वे सपोर्टिंग फोर्स में चले जाएं। उसमें एक मेडिकल कोर होता है, आर्मी मेडिकल कोर, एक आर्मी सप्लाई कोर होता है, आर्मी सर्विसेज कोर, एक उसमें आर्मी एजुकेशन कोर होता है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर होता है, इस तरीके की आर्मी ऑर्डिनेंस कोर होता है। इन कोरों में कास्टिज्म के हिसाब से नहीं बल्कि प्रदेशों के हिसाब से लोग भर्ती होते हैं। तो टेक्निक के हिसाब इसमें क्लर्क भर्ती होते हैं और टेक्निकल ट्रेड में भर्ती होते हैं। तो इनमें हमारे लोग जा सकते हैं, लेकिन हमारे लोग सब जगह पूर्ण हैं। भर्ती में 15% लोअर ग्रेड में सब जगह है, लेकिन फौज की तरफ इनका ध्यान नहीं है। जबकि फौज में अगर ये जाते हैं तो वहाँ सहूलियत बहुत है। सहूलियत है, जैसे क्वार्टर मिलेगा, खाने का चिंता नहीं है, खाने का पैसा मिलेगा या खाना खाएगा, और कैंटीन मिलेगा। कैंटीन की फैसिलिटी रिटायर होने के बाद भी है, पहले भी है, और मेडिकल फ्री है। पूरे परिवार के लिए एलटीसी है, 2-2 3-3 बार। पूरा हिंदुस्तान घूमता है, हथियार चलाना सीखता है, और एक बार अगर उसने कह दिया सावधान, तो चाहे वो नवाब का लड़का है, चाहे वो राष्ट्रपति का भतीजा है, उसे सावधान होना ही पड़ेगा। तो ऑर्डर मनवाने का भी उसको पता चलता है, डिसिप्लिन सीखता है। डिसिप्लिन सीखता है। तो ये डिसिप्लिन अब हम देखें, यहाँ सरकारी दफ्तरों में देखते हैं तो दूसरा आदमी कई बार बात सुनना नहीं चाहता है, लेकिन वहाँ अगर उसने सावधान कह दिया तो सावधान होना ही पड़ेगा। फिर हम घूम करके उसी सवाल पे आते हैं जो अब रह गया कि चमार रेजिमेंट का जिसका जिक्र किया, महार रेजिमेंट का एक बार बनाई फिर दोबारा, पहले महार रेजिमेंट पे आते पहले बनाई फिर क्यों और फिर दोबारा बनाना? महार रेजिमेंट जैसे अंग्रेज यहाँ आए तो वो यहाँ उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी खोली। एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बंगाल प्रेसिडेंसी। यहाँ जो लोग राज्य कर रहे थे, हिंदुस्तानी लोग जो छोटे-छोटे राज्य थे या मुगल पीरियड के बाद दूसरे नवाबों के राज्य आए, तो उनको तो जाने की ज़रूरत थी नहीं कहीं। इनके अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती हो गए शेड्यूल्ड कास्ट, और शेड्यूल्ड कास्ट लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे भीमा कोरेगांव की लड़ाई है पूना से, तो पूना में जो लड़ाई लड़ी गई वो 500 महारों को लेके और 25,000 की फौज हरा दी अंग्रेजों ने। पेशवा रहा पेशवाई खत्म कर दी, और उनका यादगार 22 लोगों का आज भी पूना से 21 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में यादगार स्तंभ बना हुआ है। तो ये लड़ाकू तो है, लेकिन अंग्रेजों ने इनको नकारा समझ के और अंग्रेजों को एक्चुअली भारत के उच्च जातियों ने बहकाया। भ्रमित किया उच्च जाति के लोग। हाँ जी, तो इसलिए ये हमारे लिए अड़चन आई। लेकिन जैसे सेकंड वर्ल्ड वार आया और आदमियों की कमी हुई, तो उसी में चमार रेजिमेंट खड़ी की गई, और चमार रेजिमेंट ने जो कारनामे किए, तो वो कारनामे आज तक हैं बददस्तूर। पाकिस्तान का जो पहला जनरल बना अयूब खान, तो अयूब खान चमार रेजिमेंट की उपज है। पाकिस्तान का जो पहला जनरल बना वो चमार रेजिमेंट से निकला। चमार रेजिमेंट का में से निकला है, वो लेफ्टिनेंट था उन दिनों। तो इनके नाम से कोहिमा में और तोक्यान में और मणिपुर में कई जगह इनकी
समाधियाँ बनी हुई हैं चमार रेजिमेंट के सैनिकों की। चमार रेजिमेंट के सैनिकों की। तो कोहिमा में एक सेंटेंस लिखा है वहाँ कि जब आप घर जाएँ, उन्हें हमारे बारे में ज़रूर बताना हुँ। कि आपके कल के लिए हमने अपना आज मिटा दिया है। ठीक है ना? तो ये सेंटेंस वहाँ लिखा हुआ है। और जब भारतीय फ़ौज कोहिमा में लड़ रही थी, तो लड़ते-लड़ते जो अ, जापानी सेना का एक डिवीज़न का मेजर जनरल साटो थक गया, चमार रेजिमेंट के सामने लड़ते-लड़ते, तो उसने एक सेंटेंस कहा, वो सेंटेंस था, हम 2 महीने तक अपने पूरे साहस और लगन के साथ यह लड़ाई लड़ते रहे और हमने मनुष्य की संपूर्ण सहन शक्ति और धैर्य की सीमाओं को परख लिया कि अब दुखद आंसू बहाने की बजाय हमें कोहिमा छोड़ देना चाहिए। मतलब एक तरीके से चमार रेजिमेंट के सामने घुटने टेक दिए। लाचार कर दिया, हमारे रेजिमेंट ने उसको लाचार किया और इसी कारण वो एक सम्मानजनक वापसी मांग रहा है। तो इस तरीके से किसी भी कास्ट को कम तोलना अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये तो उपलब्धियाँ आपने बताई कि मतलब किस प्रकार से क्या स्लोगन लिखे गए उनकी समाधियों पर, और जापान के जो कमांडर था उसने किस प्रकार से सरेंडर किया चमार रेजिमेंट के सामने। क्या मजबूरी रही कि फिर बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में चमार रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया? दरअसल जो फौज जापान ने कैप्चर कर ली थी, अंग्रेजों के नेतृत्व में भारतीय सैनिक कैप्चर हुए, उनको जापानी सेना कैप्चर करके बंदी बना के क्यों मुफ्त का खाना खिलाए? उन्होंने सोचा कि इस फौज को अंग्रेजों के खिलाफ ही लड़ाया जाए। उसमें जो चमार रेजिमेंट के सिपाही थे वो भी गए थे। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि जिनको हमने भर्ती किया है वो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जैसे मौका मिला अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने वो रेजिमेंट वाइंड अप कर दी। अच्छा, मतलब वाइंड अप करने का कारण ये रहा कि जो कैदी चमार रेजिमेंट के जापान ने कैप्चर कर लिए थे, उनको रोटी खिलाने के बजाय, जेल में रखने के बजाय अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाना शुरू कर दिया, तो इसलिए वो सेना खत्म कर दी। इसलिए वो उसमें जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज खड़ी की थी। तो आज़ाद हिंद फौज, नेताजी के पास तो रिसोर्सेस नहीं थे। धन दौलत, बंदूकें, हथियार, असला कुछ था नहीं। कहाँ से खाना देते, कहाँ से रसद देते, कहाँ से गोला बारूद देते, तो वो सारा था अंग्रेज़ों का। और भारतीय सैनिक तैयार थे ही, क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि दिल्ली चलो, मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो इस नारे पे जो है चमार रेजिमेंट के सिपाही भी उनका खून भी गरमाया। लेकिन उस खून गरमाने का मतलब ये हो गया कि अंग्रेज़ों ने उस रेजिमेंट को वाइंड अप कर दिया। और उसके बाद भारत जैसे जातिवादी देश है, तो इन्होंने उसको खड़ा नहीं किया। तो ये कारण रहा। लेकिन अभी भी हमारे लोगों को कोरों में या दूसरी जगह भर्ती होना चाहिए और चमार रेजिमेंट के लिए बार-बार कहना चाहिए, अनशन करने चाहिए, धरने और प्रदर्शन करने चाहिए, चूँकि एक सवाल और निकल कर के आता है गौतम जी कि चमार रेजिमेंट जब बनी 1943 में, तो क्या कोई स्पेशल भर्ती हुई चमारों की उसके लिए, या फिर सैनिक कहाँ से आए? ये बड़ा सवाल है। हाँ जी। जो पंजाब रेजिमेंट थी, 2nd पंजाब का 2 नंबर बटालियन से एक कॉल किया कि भई जो चमार हैं पंजाब रेजिमेंट में चमार इसलिए थे कि वो जातिवादी नहीं थी, वो प्रदेश के नाम पे थी। तो प्रदेश के नाम पे उसमें चमार सिपाही भी थे। तो एक कॉल दिया कि जो चमार रेजिमेंट में जाना चाहें, वो वॉलंटरी उसमें जॉइन कर लें। तो उनसे एक बटालियन खड़ी की। जैसे बटालियन खड़ी हुई, इसी बीच उनको मार्च कर दिया गया, युद्ध में झोंक दिया गया। लेकिन उन्होंने बहुत कारनामे दिखाए हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन पहली किताब जो लिखी गई है वो मेरे द्वारा लिखी गई है और उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन से ली है। एक पेज की 383 रुपए से इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो वो मैंने इसमें किताब में इंक्लूड की है और ये पहली चमार रेजिमेंट की किताब है। इसके बाद एक किताब सतनाम सिंह की भी आई है और सतनाम सिंह ने फिर बाद में पीएचडी भी किया अभी।
चमार रेजिमेंट। चमार रेजिमेंट पे। तो एक तो ये बात हो गई कि चमार रेजिमेंट को इसलिए ख़त्म किया गया और चमार रेजिमेंट के सैनिक जो है वो यहाँ से आए थे। एक चीज़ और एक सवाल और निकलता है गौतम जी कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो माँग जैसा आपने कहा कि बार-बार माँग होनी चाहिए, तो भारत सरकार अहीर रेजिमेंट की भी माँग देश के अंदर लंबे समय से चल रही है। यादव भी जो है वो उसको लेकर के आंदोलित हैं। अब ये चमार रेजिमेंट की माँग चल रही है। तो चमार रेजिमेंट को खड़ा किया जा सकता है भारत सरकार चाहे तो? बिल्कुल, बिल्कुल कोई अड़चन ही नहीं है, लेकिन प्रेशर होना चाहिए ना। सारी बात तो प्रेशर की राजनीति है। अगर हम कहें कि भई इससे लड़ाई तो लड़ाई ये सारी बातें हो रही हैं, जज़्बा तो सब में है और इससे रोज़गार भी है। एक छोटा-सा प्रदेश है उत्तराखंड, वहाँ से एक कुमायूं रेजिमेंट और एक गढ़वाल रेजिमेंट, समझिए 40 बटालियन है, 40,000 आदमी वहाँ हैं। टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है। हमारी पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो 25 करोड़ के लिए 1 रेजिमेंट भी नहीं है, 1 करोड़ के लिए 2 रेजिमेंट हैं और वे अन्य रेजिमेंटों में भी जाते हैं। तो इससे रोज़गार भी मिल रहा है, जाट रेजिमेंट में भी लोग जा रहे हैं। ये नहीं है कि जो भी जाएगा उसका कहा जाता है कि सिपाही पैदा नहीं होता है, सिपाही बनाया जाता है। तो उसकी जैसी ट्रेनिंग वैसा काम। अच्छा, एक सवाल और है कि दलितों को फ़ौज में जाने का क्या अवरोध क्या है? मतलब क्या कारण है? एक तो हम लोगों को जानकारी कम है कि भई पता नहीं कैसी ट्रेनिंग होती है, कैसा क्या होता है। मैं कहता हूँ कि उसमें जाना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे बीएसएफ में जाते हैं, सीआरपीएफ में जाते हैं, सीआईएसएफ में जाते हैं, ऐसे ही फ़ौज में भी जो सपोर्टिंग फ़ोर्स है जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में बताया आपने कि आप एएमसी, ईएमई और एओसी में एएससी में इनको जाना चाहिए। तो उसमें काफ़ी स्कोप है। उसमें काफ़ी स्कोप है। जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब से कब तक रहा? और द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब से कब तक रहा? ये मतलब क्योंकि लोगों को ये भी जानकारी नहीं है, नई युवा पीढ़ी को कि विश्व युद्ध हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लगा के 1919 तक हुआ। पूरे वर्ल्ड के 2 हिस्से हो गए। उसमें आधे कंट्री एक साइड में, आधे कंट्री दूसरी साइड में। तो यही युद्ध फिर 1919 में समाप्त हुआ, लेकिन फिर भी आग जलती रही। उसके बाद ये 1939 से लगा के 1946 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला। तो इन दोनों में बहुत सारी पब्लिक मारी गई और ये ऐसा लड़ाइयों में होता है क्योंकि उन दिनों मुठभेड़ की लड़ाइयाँ थी। आजकल तो टेक्नोलॉजिकल लड़ाइयाँ हैं, पूरा का पूरा। एक सवाल और आता है कि आईएनए जो शब्द है, ये क्या है आईएनए जो फ़ौज में अक्सर इसको इस्तेमाल किया हाँ, इंडियन नेशनल आर्मी। तो जो मैंने बताया कि जो फ़ौज जापान ने कैप्चर कर ली थी, ब्रिटिश सेना के ब्रिटिशकालीन भारत में जो भारतीय लड़ रहे थे, तो वो तो भारतीय सैनिक थे, लेकिन ब्रिटिशों के अंडर थे। तो वो कैप्चर हो गए। कैप्चर होने के बाद में जापान ने उनको रखा। अब जापान की समझ में आया कि इनको हम क्यों कब तक तक अन्न खिलाएँ। क कब तक इनको बैठा के खिलाएँ। तो सुभाष चंद्र बोस भी उन दिनों काफ़ी अगाड़ी थे और उनको काफ़ी कुछ पता था। तो उनको बुलाया और बुलाने के बाद में उनके लीडरशिप में ये जो कैप्चर किए हुए सिपाही थे, इनके नाम से इनको आईएनए के नाम से खड़ा करके फिर से ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाया गया। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आईएनए जो है, वो सैनिक थे आईएनए जो कैप्चर कर लिए गए थे और बाद में सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फ़ौज थी, उसके नेतृत्व में उनको लड़ाया गया। वही उसी में जॉइन किया, उसी। एक चलते-चलते का आखिरी सवाल ये है कि चमार रेजिमेंट की माँग जिस प्रकार से अभी सदन में चंद्रशेखर आज़ाद ने उठाई है और रोड पे आप तमाम लोग उसके लिए लड़ते रहे, आपने किताब भी उस पर लिखी है और चमार रेजिमेंट पर पीएचडी भी हुई है, बहुत सा सतनाम सिंह के बारे में आपने बताया। लगता है निकट भविष्य में सरकार प्रेशर में आएगी या फिर चमार रेजिमेंट बनाएगी? नहीं बगैर प्रेशर के तो नहीं होगा। बगैर प्रेशर के कोई सुनने वाला नहीं है। भारत में नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। चलिए, तो आप सुल्तान सिंह गौतम थे, साहित्यकार हैं और पूर्व सैनिक हैं। जैसा मैंने उनके परिचय में बताया कि 100 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी और ये किताब जो आप देख रहे हैं चमार रेजिमेंट गौतम जी ने लिखी है। सबसे पहली किताब चमार रेजिमेंट पे सुल्तान सिंह गौतम साहब ने लिखी थी और ये गौतम बुक सेंटर जो है वहाँ पर प्रकाशित हुई है। जो लोग इस किताब को पढ़ना चाहते हैं वो हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ये बातचीत इसलिए महत्वपूर्ण है कि फ़ौज और फ़ौज में जिस प्रकार से दलितों की एंट्री होनी चाहिए या जिन दलितों की भागीदारी होनी चाहिए,
तो वो कैसे और कहाँ हो सकती है, गौतम जी ने बिल्कुल मुखर होकर बताया। दूसरा ये कि चमार रेजिमेंट की जो मांग वर्तमान समय में ज़्यादा ताकत के साथ उभरी है, उसको कैसे मजबूत किया जाए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर सुल्तान सिंह गौतम साहब से आपका कोई व्यक्तिगत सवाल है, तो हमें मेल भी कर सकते हो, राहुल नागपाल ऑफिशियल @gmail.com पर। धन्यवाद।